कर दिया, हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है भारत के सिलेबस में कि हम बंदरों की संतान थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कैसे भैया हम वेद जानने वाले लोग कैसे मान लें कि हमारे पूर्वज बंदर थे? हमारे यहाँ तो पूरा उस दिन का इतिहास लिखित में मौजूद है जिस दिन संसार बना, जिस दिन पहले दिन संसार बना आज तक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। तो हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम तो ये जानते हैं, हमारे प्रमाण मिलते हैं कि हम बंदरों की नहीं ऋषियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ सबका गोत्र होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबका एक गोत्र है। जैसे मेरा शांडिल्य गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का वत्स गोत्र है ना, किसी का जमदग्नि है, किसी का इत्यादि है। तो सब जो आपका गोत्र है ना, आप उन ऋषि की संतान हैं। मैं शांडिल्य गोत्रीय हूं, मतलब मैं शांडिल्य ऋषि की संतान हूं। आप भरद्वाज गोत्र से हैं, आप भरद्वाज ऋषि की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, इसलिए हमारे यहां गोत्र है। डार्विन के यहां पर गोत्र नहीं था, तो उसे लगा कि हम बंदरों की संतान हैं, तो उन्होंने बंदर कह दिया अपने आप को, अपने पूर्वजों को। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही तो कहेगा। भाई कुएं का मेंढक कुएं के बारे में बात करेगा, तो समुद्र का मेंढक समुद्र के बारे में बात करेगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है। डार्विन ने जितना समझा उतना कहा, लेकिन हमारे वेद तो अथाह है। तुम कह गए कि हम बंदरों की संतान हैं। बंदरों की संतान होते तो फिर बंदर लुप्त हो जाते, सारे बंदर मनुष्य हो जाते, फिर बंदर बचे कैसे? फिर आज के बंदर काहे नहीं मनुष्य बन रहे हैं? यदि आप बंदरों की संतान हैं तो सारे बंदर मनुष्य हो जाते ना, फिर बंदर प्रजाति लुप्त होनी चाहिए थी। भाई सारे बंदर जब मनुष्य हो गए तो फिर बंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है कि आप बंदरों की संतान हैं। हाँ, डॉक्टरों की भाषा में मनुष्य की संरचना बंदरों की संरचना से कुछ कुछ मिलती है, डॉक्टरी मेडिकल साइंस के अनुसार, कि उसके भी हमारे जो भी दवाइयां होती हैं, रिसर्च होती है, डॉक्टर बंदरों पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदरों पे सब, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ऐसे ही लगभग बंदर का है, जो हमारा पाचन तंत्र है, पेट है, ऐसे ही बंदर का पेट होता है। जैसे हमारी उंगलियां हमारे हाथ की संरचना है, लगभग ऐसी बंदरों की होती है। तो बंदरों का शरीर हमारे शरीर से मैच तो करता है, अंदर के पार्ट कुछ कुछ, लेकिन ये नहीं कि बंदर ही मनुष्य हैं। यदि बंदर ही मनुष्य होते तो फिर राम के जमाने में दोनों का वर्णन मिलता है। हनुमान जी बंदर रूप में है और राम जी मनुष्य रूप में है, तो फिर हनुमान जी भी मनुष्य होते, फिर बंदरों भालुओं की सेना की क्या जरूरत थी? फिर बंदर प्रजाति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हम लोगों को गलत सलत जो बताया हम लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि हम गुलामी से गुजरे तो हमने उस गलत ज्ञान को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास खुद का ज्ञान लुप्त हो चुका था। जो था उसे अब ऊपर आने में, विकसित होने में, पढ़ने में, पढ़ाने में लंबा टाइम लगता। तो उस लंबे टाइम पीरियड में जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा स्वीकार कर लिया। बात समझ में आई? इसलिए हम सबसे ज्यादा ज्ञान को, इसलिए हम भारतीयों को विश्व गुरु कहा जाता है। हम भारत के लोग क्या हैं? विश्व गुरु। हम विश्व गुरु थे, इसी जलन से तो दुनिया के सारे देशों ने, इत्यादि देशों ने हम लोगों के सिद्धांत को बढ़ने नहीं दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको दूं, जैसे हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है कि हमारे यहां विमान थे। क्यों जी? रावण ने सीता मैया को चुराया तो किस पर चुराया? किस पर हरण करके लिया? किस पर ले गया? मतलब हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में विमान का जिक्र है।
साइंस है। अच्छा, क्या बाइबल में कहीं जिक्र है? क्या कहीं कुरान में जिक्र है? नहीं। तो विमान तक के आविष्कार हम कर चुके थे। करने के बाद हमने देखा कि ये चीजें प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने विमानों को बनाया, उतना ही बनाया जितनी उपयोगिता थी, और देखा कि इससे रावण जैसे दुष्टों के हाथ में ये विमान लग गया तो ये गलत करेंगे, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसे बनाना छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी थी। जैसे परमाणु बम सारे देशों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके पास आए तो कहीं वो उसका मिसयूज ना कर ले। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने विमान तो बनाया, विमान की टेक्नोलॉजी पाई, रावण के पास था भी। एक और कामक विमान का जिक्र मिलता है भागवत जी में। कामक विमान करदम जी के पास था, पुष्पक विमान रावण के पास था, ऐसे और विमानों का जिक्र है। तो अब बताइए, एक विमान हमारे 1885 में दलपदे जी ने बनाया था, फिर 1903 में उसी को देखकर उसी की ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स ने बना दिया। सबसे पहला विमान कब बना? सबसे पहले विमान का परीक्षण हुआ 1903। ठीक है? किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। क्यों? जबकि विमान हमारे यहां दलपदे जी बना चुके थे, पर चूंकि भारत यदि विमान बनाता तो भारत का नाम होता, विश्व गुरु था। इस बात से लोग जलते थे कि भाई तुम विश्व गुरु क्यों हो? तो तुम विश्व गुरु ना हो इसलिए तुम्हें गुलाम बनाकर तुम्हारी सारी विद्याएं वो ले गए। सोने की चिड़िया तुम्हारी थी, सोना तुम्हारा सब चला गया इंग्लैंड में, सारी चीजें चली गईं, अब तुम्हें बना दिया गुलाम। और जब गुलाम तुम बन गए तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई ये विमान की संरचना हमारी है, ये टेक्नोलॉजी हमारी है? फिर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी कि नहीं भाई साहब ये हमारा है, तुम्हारा, पर मोहर उसकी लग गई तो नाम हो गया राइट ब्रदर्स का। ऐसा हुआ, छल हुआ हमारे साथ। आप लोग इस बड़े लेवल की बातें ना समझ पाते, ना ये आज के बच्चे सबको समझने की इच्छा रखते। आपके देश, अपने देश के साथ ना छलो। केवल गुलाम नहीं रहे हम केवल गुलाम रहे और हमारे सोने की चिड़िया चुरा कर ले गए, सोना ले गए, इतना ही नहीं था दोस्तों, मेरी मां, मेरे भाइयों, हमारे देश को आज तक, आपको क्या लगता है आज आप आजाद हो गए? आजाद, आप आजाद हिंदुस्तान में हैं अभी वर्तमान में कि गुलाम हिंदुस्तान में? उत्तर दो। अभी आप आजाद हैं या गुलाम हैं? जोर से बोलो। आजाद हैं? आज भी आपके बच्चे गुलाम ही हैं। आज भी गुलामी वाली मानसिकता गई नहीं। उदाहरण से समझो, आज भी ये भारत आजाद, इसे आप कह रहे हैं, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते भी हैं, ठीक है, लेकिन आजादी कहां मिली? आज भी आपके बच्चे जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जब आप वेद को जानने वाले हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा क्यों पढ़ाया गया और अभी भी क्यों पढ़ाया जा रहा है? मातृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? पितृ देवो भव क्यों नहीं पढ़ाते? आज भी स्कूलों में, आज बताइए हमारे देश में जितने IAS हैं, IPS हैं, जो बड़े बड़े पदों पर CA बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, इत्यादि जो बड़े पद हैं, बताइए, वकील है, जज है, क्या आज जितने हमारे देश में जज हैं, वो जज जो बने वो भारत की पढ़ाई पढ़कर बने कि इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बने? बोलो।
आज हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो भारत के द्वारा लागू की गई शिक्षा है या अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई शिक्षा चल रही है? हैं? नहीं, आज भी हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है वो भारत की लागू शिक्षा नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था वही चल रहा। मैकाले ने सिलेबस बनाया था सबसे पहले। एक अंग्रेज था मैकाले, क्या नाम था? मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। उसने ही संडे की छुट्टी लागू करवाई थी। संडे की छुट्टी क्यों होती है? सोमवार की, शनिवार की क्यों नहीं होती? क्योंकि जो क्रिश्चियन होते हैं वो संडे के दिन चर्च जाते हैं। तुम्हें मंदिर नहीं जाने दिया, लेकिन खुद ने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए अपने लिए फुल टाइम निकाला संडे का। संडे की छुट्टी आज तक लागू है। बोलो हाँ। जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं वो भारत की पढ़ाई नहीं है। अंग्रेजों ने जो सिलेबस बनाया था, अंग्रेजों ने जो रूटीन बनाया था, आज आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। बोलो हाँ। आज जितने भी हमारे यहां जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सारे लोग वो पढ़ाई पढ़कर बनते हैं, इंग्लैंड की पढ़ाई। भारत की पढ़ाई पढ़कर नहीं बनते। कोई भी आईएएस आईपीएस इंग्लैंड की पढ़ाई से बनता है। भारत की अपनी कोई पढ़ाई है ही नहीं। भारत की शिक्षा तो वेद है, पुराण है, उपनिषद है। हमारे यहां गणित, चलो बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। सब पढ़े लिखे आप बैठे हैं, बताओ भारतीय गणित का नाम बताओ। है? वैदिक गणित। हमारी जो गणित है, कौन सी गणित है? उस वैदिक गणित के ही जानकार थे आर्यभट्ट। इतने बड़े जानकार हुए आर्यभट्ट के दशमलव और शून्य दिया, तब दुनिया ने आगे बढ़ना सीखा। जिस गणित के बल पर आर्यभट्ट ने दुनिया को दशमलव और शून्य दिया, आज वो गणित भारत में नहीं पढ़ाई जाती। ये भारत का दुर्भाग्य है। और हमारी जो वैदिक गणित है ना, इतनी, आज का जो सीए है, सीए जो हिसाब किताब संभालते हैं, ये सीए आज इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़कर बनते हैं सीए। कोई भारत की थोड़ी वैदिक गणित पढ़ के बनते हैं। अब बताओ, क्या हमारे देश में मैनेजमेंट नहीं था? क्या सीए की पढ़ाई नहीं थी? पढ़ो, बनो सीए, पर इंग्लैंड के हिसाब से क्यों? भारत के हिसाब से बनो। भारत की वैदिक गणित पढ़कर बनोगे तो आप कितने विद्वान हो जाओगे आप। अब सोचो, हमारे यहां की शिक्षा के एक समूचा उदाहरण देता हूं, सुनो। इंची टेप होता है, सब जानते हो इंची टेप। स्केल होता है अपने पास, है ना? सबके कंपास में स्केल होता है, उससे हम लोग नापते हैं ये कितने इंच का है। एक इंची टेप होता है, मिस्त्री लोग नापते हैं। अब बताओ, पृथ्वीराज चौहान को तो जानते होंगे आप लोग। पृथ्वीराज चौहान के साथ में कवि थे, चंद्रवरदाई उनका नाम था। क्या नाम था? किस किस ने सुना चंद्रवरदाई के बारे में? सुना? सुनो, अब चंद्रवरदाई की गणित बोल रहा हूं मैं। देखो, आज की गणित तुम पढ़े हो ना, आज किसी गणितज्ञ को बिठाओ और बिठाओ, आप जहां बैठे हो वहां बिठाओ और उससे पूछो कि आप बिना नापे बताओ कि अनिरुद्धाचार्य जमीन से कितने इंच ऊपर बैठा है, यहां पर बताओ। लेकिन चंद्रवरदाई, सुनो, चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, सबको याद है। जब अंधा कर दिया हमारे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने, तो शब्द भेदी बाण था उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। तब मोहम्मद गौरी सामने खड़ा, बोले यदि तू शब्द भेदी बाण चला तो जरा इसे भेद कर दिखा। तब मौका था, चंद्रवरदाई ने कहा कि सुन चौहान, 4 बांस 24 गज। देखो, इंची टेप नहीं है, वहां कहां नापे? नजरों से नाप लिया चंद्रवरदाई ने और कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण।
ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तेरा शत्रु तेरे से इतनी, देखो 4 बांस दूरी, 4 बांस, उस जमाने के जो गणित थी ना बांस के, एक बांस मतलब 20 फीट का बांस, तो 4 बांस मतलब 80 फीट, 4 बांस 24 गज, गज समझते हो ना, अंगुल अष्ट प्रमाण, इतनी दूरी इतनी ऊंचाई, उसकी बात पृथ्वीराज समझ गए और कोई ना समझा। ये देखो गणित, आंखों से नाप लेते, क्या बात है साहब, इंची टेप से नहीं नाप के बताया, और जब बाण मारा जाके लगा और मर गया। मोहम्मद गौरी इतिहास साक्षी है। अब कोई इंजीनियर आंखों से नाप के बताए? इसलिए हमारी गणित ताकतवर थी, हमारा ज्ञान पूरी दुनिया को चक्कर में डाल देता था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। यूं ही हवा में विश्व गुरु नहीं थे साहब। इसलिए हमारा आयुर्वेद, आज भारत में, भारत के डॉक्टर कहां हैं? आज जितने भी डॉक्टर बनते हैं इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़ के बनते हैं। हमारा अपना डॉक्टर तो वैद्य है। जब लक्ष्मण जी को लगा तो वैद्य को लाए। हनुमान जी किसे लाए? डॉक्टर को नहीं लाए, किसे लाए? वैद्य को। और आपको आज एक बात बताऊं, हमारे सरकारी दस्तावेज में वैद्यों की वैल्यू कम है, डॉक्टरों की वैल्यू ज्यादा है, जबकि वैद्य डॉक्टरों से ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि भारत में वैद्य बने तो वो छोटा माना जाए, डॉक्टर बने तो बड़ा माना जाए। आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया, वो तो अब वर्तमान की सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ा रही है, वरना आयुर्वेद तो बिल्कुल जीरो सा हो गया था, जबकि वो हमारी विरासत है। बोलो हां। इसलिए अपने देश को समझो, अपनी भारतीय विधाओं को जानो। आज जितने भी जज बनते हैं, जज न्याय किसके आधार पर करते हैं? पहले का न्याय कैसा था? द्रौपदी के कपड़े उतारने वाले का सर्वनाश हुआ, ये न्याय था। बोलो हां। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, ये न्याय था। सीता को हाथ लगाने वाले रावण की लंका जला दी जाती थी, सर्वनाश कर दिया जाता था, यह राम का न्याय था। आज कहां न्याय है? बलात्कार होने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिलता। अंधा है ना कानून, क्योंकि भारत की पढ़ाई से नहीं बना, भारत की शिक्षा से नहीं चल रहा कुछ। मैं काले के द्वारा बनाई गई विधाएं चल रही इस देश में। मैं तो कहता हूं सारी शिक्षा प्रणाली को पहले खत्म किया जाए पुरानी को, और नया सिलेबस, बच्चों को भगवत गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में, वेद पढ़ाने चाहिए, पुराणों का सार पढ़ाना चाहिए, उपनिषद पढ़ाना चाहिए, अपना ज्योतिष पढ़ाना चाहिए कि क्या है ग्रहों की दूरियां पृथ्वी से, कितने ग्रह। ये शिक्षा, ज्योतिष केवल कुंडली देखने का नाम नहीं है। ज्योतिष को बदनाम कर लिया कुछ लोगों ने। ज्योतिष का मतलब केवल कुंडली नहीं, ज्योतिष का मतलब कि आप यहां बैठे बैठे ये पता लगाएं कि अगला सूर्य ग्रहण कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। ये ज्योतिष है, अगला सूर्य ग्रहण। अब सोचिए, हमारे ऋषि मुनि यहीं बैठे बैठे बता देते थे। उनकी गणित देखिए, पंचांग खरीदो तो 5-10 रुपए के पंचांग में लिखा था अगला सूर्य ग्रहण फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर। तब जब सैटेलाइट नहीं थी, जब नासा नहीं था, जब विज्ञान नहीं था, तब हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। ये हमारी गणित है, ये है, ये पढ़ाना चाहिए। हम जानते थे कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का है, इसलिए हमारे यहां कुंभ 12 साल में एक बार आता है। ये साइंस है, ये विज्ञान है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को गा से गधा पढ़ा रहे हैं, इससे क्या बनेंगे? मेरी मां गा गधे का, गधा पढ़ रहा है कौन? गधा। मां मछली का,
गा से गणेश सही है, लेकिन गणेश नहीं पड़ता। गा गणेश का नहीं, गा गधे का। गधा बनना, गणेश किससे बनना? मां मछली का, मां मंदिर का क्यों नहीं? आजकल बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए कि हम बचपन से पढ़ाओ कि आप को नौकरी नहीं कर। आजकल की पढ़ाई क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। सारे पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं लाइन में नौकरी चाहिए। आज यहां मैं वैकेंसी निकाल दूं कि मुझे 100 लड़कों की जरूरत है और 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 100 लड़कों को बोलूंगा तो कम से कम 10,000 लड़के भी आ जाएं। हाँ या ना? 25,000 की नौकरी के लिए, और 50,000 की हो तो फिर और पूछो। इस तरह का है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें नौकर बना दिया, जबकि हमारे यहां चंद्रगुप्त ने पढ़ाया, चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं सम्राट बनाकर बिठा दिया चाणक्य ने। ये शिक्षा है। तुम्हारी पढ़ाई में ना मेरी मां, ये बच्चों की पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पढ़ाई में। क्यों? क्लियर है? ज्यादा 20 लाख भी खर्च हो जाते होंगे। 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और 20 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यदि वो 20 लाख रुपए इनके खाते में पहले ही डलवा दिया होता, एफडी करा दी होती, तो आज इन्हें 25,000 के पीछे तो नहीं भागना पड़ता। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ, ना तो पैसा, पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि मैं नौकर बनूं, पैसे के पीछे भागूं। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? आज मुझे आप लोग ये बताओ कि पढ़ते क्यों थे? पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई नौकरी करने के लिए जरूरी है? पढ़ाई पैसा कमाने के लिए जरूरी है? या पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए होती थी? पढ़ाई का अर्थ था आत्मज्ञान। पहले के लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि मैं पढ़ के पैसा कमाऊंगा। पहले के लोग पढ़ते इसलिए थे कि मैं पढ़कर आत्मज्ञानी बनूंगा, अपने को जानूंगा, संसार के प्रपंच से बचूंगा। और आजकल पढ़ लिख कर वो प्रपंच में ज्यादा उलझता है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना था ही नहीं। पढ़ाई का अर्थ था प्रभु को पाना, ज्ञान जरूरी था, ईश्वर को पाने का ज्ञान। पैसे कमाओ अपने ज्ञान से, मेहनत करो, नौकर नहीं। मेरा उद्देश्य है आप मालिक बने। ऐसा पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि पढ़ाई आपको नौकर ना बनाए, मालिक बनाए। सही है? और ये हमारे यहां था। गुलामी के बाद बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ, मानसिकताएं बदल गईं। आज की पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा हावी हो गई बच्चों पर कि वो बच्चे पढ़ने लिखने के कारण आत्महत्या करने लग गए। इतना तनाव है बच्चों में, पढ़ाई का लोड, के नंबर ना आने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, 10वीं 12वीं। अब ये परिणाम आएगा ना, नंबर कम आएंगे। कुछ बच्चों ने, आपने हर साल सुना, आत्महत्या कर ली। मैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उन्हें नंबर लाने का दबाव ना बनाओ। पढ़ाओ, मन लगा के कोचिंग दो, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नंबर आएंगे, उनकी मेहनत करें। ये ना तुम दो कि नहीं इतने ही लाना है, नहीं लाया और तुमसे डर के कि मैं माँ को क्या बताऊंगा, और उसने यदि आत्महत्या का कदम उठाया तो क्या करोगी बाद में फिर नंबरों का? सही है? इसलिए बच्चों के लिए नंबर ही सब कुछ नहीं है। क्यों? बात सही है कि गलत है? पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नंबर वाले लोग, ठीक है लाओ नंबर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता। कम नंबर वाला भी बहुत कर सकता है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कम नंबर लाए, हम फेल हो गए, इसका मतलब ये छोड़ी है कि हम इतिहास नहीं रच सकते। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में एक राज्य है उड़ीसा,
एक उड़ीसा में एक सज्जन है आज भी, मैं देखो सारे पढ़े लिखे लोग और जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनके लिए, तुम नहीं पढ़े लिखे या पढ़े दोनों के लिए मेरी बात, पढ़ाई नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होते। मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात से। हमारे भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम है हलधर नाग। क्या नाम है? हलधर नाग। अभी उन्हें राष्ट्रपति जी ने एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया देश की ओर से। वो हलधर नाग जानते हो कितना पढ़े हैं? तीसरी तक, गूगल करना मिल जाएगा। कितना पढ़े हैं? जोर से सुनो, अपने लड़का छोरा छोरियों को बताना ये बात। तीसरी तक पढ़े हैं हलधर नाग, चौथी नहीं पढ़े, पांचवी नहीं पढ़े, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनकी लिखी कविताएं इतना प्रभाव डाल रही हैं समाज में कि उनकी लिखी कविताएं उन पर लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं, उनकी कविताओं पर। उनका लिखा साहित्य पढ़ाया जा रहा है और उन्हें राष्ट्रपति जी ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया। जरूरी नहीं है कि मैं नंबर लाऊं तो ही नाम कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। नहीं मेरी मां, आपकी काबिलियत, आपके बच्चों की काबिलियत नंबर से अलग है। नंबर डिसाइड नहीं करता कि मेरी काबिलियत क्या है। ये तो मूर्खों ने बना रखा है सिद्धांत कि नंबर डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। अरे काबिलियत डिसाइड करेगी कि नंबर क्या है। नंबर क्या डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है? क्या कहते हो? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, कौन इनके नंबर पूछ रहा है? और सारे ज्यादा नंबर वाले इनके घर में नौकरी कर रहे हैं। तुम में काबिलियत तो हो, तुम्हारे घर तो सारे आईएएस आईपीएस खड़े रहेंगे एक पांव से, पढ़े लिखे लोग। तुम में काबिलियत तो हो पढ़े लिखे की, तुम फौज खड़ा कर सकते हो अपने पीछे। पढ़े लिखे पैसों में मिलते हैं, काबिलियत पैसों में नहीं मिलती साहब, काबिल तो बनना पड़ता है। मैया क्या बोलती तू? काबिलियत बड़ी है, चलो बताओ, काबिलियत बड़ी है कि नंबर बड़े हैं? बोलो। काबिलियत की बराबरी नंबर कर सकता है? हाँ, इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाओ, हुनर सिखाओ। इन हाथों में हुनर है तो सब है, नंबर का खाक। नंबर वाले सब आलू टमाटर तौल रहे हैं। ये भी काम है, हम कह नहीं रहे हैं इसको बुरा, सब सही है, लेकिन नंबर के पीछे ना बच्चों की जान ना लो। मेरी मां नंबर के चक्कर में ना बच्चे बेचारे गधों की तरह भाग रहे हैं। इतना बड़ा झोला टांगे सवेरे शाम कोचिंग, ना बच्चे खेल पा रहे हैं, ना बच्चों के सो पा रहे हैं। सवेरे से मम्मी 5 बजे 6 जाग बेटे स्कूल जा, और सवेरे नींद आती है बिंदास। और स्कूल वालों को भी पता नहीं सरकार क्या कर रही है, भाई सवेरे से स्कूल लगने ही नहीं चाहिए। सवेरे बच्चों को तो सोने का टाइम है ना बच्चों का, भाई बचपन ही तो सोने का है भाई। एक एज बाद तो फिर नींद भी नहीं आती, क्यों मेरी मां? ठीक है सवेरे का जागना अच्छा है, लेकिन बच्चों को तो देखो 5 साल 10 साल तक के बच्चों को तो छूट है। 10 साल तक के बच्चे तो सवेरे थोड़ा देर से भी जागे तो उनके लिए कोई अपराध नहीं है, क्यों जी? बात सही है। लेकिन उन बच्चों को भी जगा जगा के स्कूल में जाके सो जाते हैं।